नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भरतपुर सोनहत क्षेत्र की विधायक रेणुका सिंह ने शिरकत की। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोग, टीबी जैसी बीमारियों से लोगों को जागरूक करना और इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, इसको लेकर 100 दिन तक एक महा अभियान चलाया जाएगा। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें रोगियों को चिन्ह अंकित कर उनका इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। इस वाहन में डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रहेगी और ये डॉक्टर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आकर लोगों को चिन्हांकित करेगी और इलाज करेगी। वहीं मुख्य अतिथि रेणुका सिंह ने विस्तार से बताया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जो कि एक बड़ी पहल की जा रही है, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस बीच सबको जागरूक करते हुए इस पूरे कार्यक्रम में भव्यता बढ़ाती हुई देखिए नजर आ रही हैं। और यहां तक कि इसे देखिए हरी झंडी दिखाया गया है। ये पूरा जो अभियान है वो 100 दिन तक चलने वाला है। आपको बताते चले कि हरियाणा में भी या और तमाम राज्यों में भी जो है टीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है, जिसके लिए जो है आज देश के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी आज हरियाणा पहुंचे थे, पंचकुला पहुंचे थे। और देखिए इसकी बानगी अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है, जहां छत्तीसगढ़ में भी जो है ये जो बीमारी है इसे भारत से मुक्त करने के लिए भी तैयारी की जा रही है। 2025 तक केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि 2025 तक इसे भारत से विदा कर दिया जाएगा और ऐसे में लगातार इसके लिए तैयारियां की जा रही है। प्रारंभ हुआ है निक्षय निरामय छत्तीसगढ़, जिसके तहत हम जो है 4 राष्ट्रीय कार्यक्रमों का अभियान चलाएंगे, जिसमें टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम है, मलेरिया कार्यक्रम है और वयोवृद्ध देखभाल कार्यक्रम है, जिसके तहत जो है समाज के हर तबके तक हमारा स्वास्थ्य विभाग की टीम जाएगी और इन रोगों की पहचान करेगी। जो लोग रोगी पाए जाएंगे, जिनमें बीमारी की पहचान होगी, उनका उपचार किया जाएगा ताकि समय से उनको उपचार मिल जाए और किसी भी तरह की कोई विकलांगता या जानलेवा बीमारी के रूप में वो आगे ना बढ़ सके। सरकार इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अभिनव पहल निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ एक अभियान की शुरुआत हो रही है। देश के 347 जिले, जिसमें छत्तीसगढ़ के 33 जिले भी शामिल हैं और सारे जिला मुख्यालय में आज इस अभियान की शुरुआत हो रही है। मंच पर उपस्थित है प्रदेश सरकार द्वारा निक्षय निरामया कार्यक्रम अभियान की शुरुआत हुई है। प्रदेश के सभी 33 जिलों में, सभी जिलों के मुख्यालय में इसी प्रकार से हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर, नर्सेस, सभी स्टाफ और हम सब लोगों ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज 7 दिसंबर से अभियान प्रारंभ हो गया है। 100 दिन के अंदर जो 6 पेशेंट होंगे, जो टीबी पेशेंट होंगे, जो कुष्ठ रोग के पेशेंट होंगे और जो हमारे वृद्ध जन जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त होंगे, जो मलेरिया ग्रस्त होंगे, ऐसे लोगों की पहचान करेंगे और उनके इलाज भी होंगे। और खबर मनेन्द्रगढ़ से, जहां पर एक महिला की ऑटो में डिलीवरी हो गई। महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। मां बेटी दोनों सुरक्षित है। आपको बता दें कि यह मामला मनेन्द्रगढ़ से लगे चंदबारी ड्रांड गांव का है, जहां पर महिला का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चल रहा है। और जब महिला स्वास्थ्य विभाग की महिला को ऑटो से लेकर आ रही थी, इसी दौरान पवन कुमारी नामक महिला ने ऑटो में ही बेटी को जन्म दिया। महिला की ये पहली डिलीवरी थी, लेकिन डिलीवरी से महिला को जब दर्द होने पर नितानिन ने 102 पे कॉल किया तो जानकारी दी गई कि गाड़ी तैयार नहीं है और बाहर गई हुई है। वही कॉल करने के बाद जब कोई गाड़ी नहीं मिली तो फिर महिला को मोहल्ले के ऑटो से ही अस्पताल लेकर जाना पड़ा और रास्ते में ही दर्द बढ़ने पर अस्पताल पहुंचने से पहले ही डिलीवरी हो गई। जिसके बाद ऑटो जब अस्पताल पहुंचा तो स्टाफ बाहर आया और महिला और उसके बच्चे को अंदर ले जाया गया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं में कमी के चलते लोगों
की जो है कई समस्याओं को सामना करना पड़ता है और वहीं इस मामले से जो है कुछ दिन पहले गाड़ी नहीं मिलने के कारण घाट पर मरीज को लाया गया था। आपका क्या नाम है? पवन कुमारी। डिलीवरी के लिए आप किस वाहन से आए हैं? पर्सनल गाड़ी से आए हैं कि? हाँ, ऑटो से। ऑटो से आए? जी। और आपको 102 नंबर गाड़ी नहीं मिली? लगाए थे फोन तो नहीं गया। नहीं आए? जी। क्या बोला? नहीं पता, मितानी ने बात की। अच्छा, ये कब की बात है? रात को। कितना टाइम? करीबन 8:30 बजे। 8:30 बजे का। तो डिलीवरी यहाँ आने के बाद हुआ है कि रास्ता में हुआ? रास्ते में हुआ है? जी। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सीएम के निक्षय निरामया अभियान का शुभारंभ किया और इस अभियान के तहत 100 दिन तक चलने वाले इस अभियान में मलेरिया सहित अन्य बीमारियों का इलाज किया जाएगा। आपको बताते चले कि सीएम विष्णुदेव साय ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ में बेहतर काम कर रहा है और आने वाले समय में इसमें और प्रगति आ सकती है। और इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किए हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी और हमारे विधायक द्वय श्री सुनील सोनी जी, गुरुकृष्ण साहिब जी और स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी, चिकित्सक बंधुगण और स्टूडेंट सभी इस समारोह में उपस्थित हुए और ये 100 दिन का अभियान चलेगा। और वैसे तो स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इस अभियान से और भी तेजी आएगी, उत्साह से हमारे वर्कर काम करेंगे और प्रदेश से कुष्ठ रोग और मलेरिया जैसे सभी बीमारियों को समूल नष्ट करने का काम इस अभियान से होगा। सर, ये राइस मिलर से आपने मुलाकात भी की है सर? हाँ, राइस मिलर से मुलाकात हुई है और मंत्री अमित शाह जी जगदलपुर आएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ बस्तर ओलंपिक में वो शामिल भी होंगे। उस दिन समापन का दिन होगा। विशेष रूप से और केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 13 दिसंबर को बस्तर संभाग में चल रहे संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेंगे। सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। बस्तर में इस अभियान को लेकर विशेष तैयारी चल रही है। बस्तर ओलंपिक के समापन में शामिल होने के साथ ही गृह मंत्री बस्तर में तैनात सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। मंत्री अमित शाह जी जगदलपुर आएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ बस्तर ओलंपिक में वो शामिल भी होंगे। उस दिन समापन का दिन होगा। विशेष रूप से उस दिन ऑपरेशंस में भाग लेने वाले ऐसे कमांडर्स जिन्होंने बहादुरी से नक्सलवाद के समापन के लिए काम किया है, उनके साथ डिनर भी है उनका। दूसरे दिन सुबह 16 तारीख को 2 शहीद परिवारों से मुलाकात और साथ ही साथ एक कैंप का भ्रमण, यह भी उनका है। LWE की एक बैठक भी फिर 16 तारीख को रायपुर में है। इस तरीके से एक रात यहां रुकेंगे और उस बस्तर ओलंपिक में भाग लेंगे। आपके हिरमा के गांव गए थे क्या मंत्री? वो तो और आगे जाएंगे। कायराना हरकत है, कायराना हरकत है। आम लोगों को, आम जनता को मारना। राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल समेत प्रदेश भर से राइस मिलरों ने मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात कर बैठक की और इस बैठक में
समितियों में जमा हो रहे धान के उठाव का जो है रास्ता खुल गया है और सरकार और राइस मिलर्स ने एक स्वर में धान उठाव की बात कही है। बैठक में बातचीत के बाद मंत्री जायसवाल ने बताया कि राइस मिलर्स हड़ताल पर नहीं थे। कई मुद्दों को लेकर सरकार नए नियम और प्रक्रिया लाती है। राइस मिलरों की कुछ आपत्ति थी जिसे सीएम ने बैठक कर पूरा करने का आश्वासन दे दिया था। आने वाले कैबिनेट में राइस मिलर्स की मांगे पूरी की जाएगी। इसके साथ ही तकनीकी समस्याओं का भी हल निकाल लिया गया है। उसके लिए अभी वित्त से हमको पैसा प्राप्त हो रहा है और लगातार हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, पिछले सरकार के ही 1,500 करोड़ से ऊपर बकाया था और आज ये बताते हुए खुशी है कि पूरे प्रदेश में जो आयुष्मान धारक हैं वो संतुष्ट हो रहे हैं और आज सरकारी हॉस्पिटलों में भी प्राइवेट हॉस्पिटल की तुलना में लगभग बराबर की स्थिति में मरीज आ रहे हैं। तो प्रदेश में कहीं ऐसे हालात नहीं है कि भुगतान के बिना हॉस्पिटल आयुष्मान से मना कर रहे हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, हम लोग हड़ताल में तो बिल्कुल नहीं हैं और अभी तक भी नहीं थे और हमारी जो समस्या थी वो समस्या कुछ बिंदुओं को लेकर के थी। उन बिंदुओं का सरकार के साथ बैठ करके निराकरण हो गया है और जो हमारी प्रोत्साहन राशि जो 60 रुपये की गई थी उसमें 80 रुपये देने पर सहमति बन गई है। जो हमारा स्टेट लेवल कमेटी का भाड़ा हमको मिलना चाहिए था, जो सरकार ने कहा था भाड़ा नहीं देंगे, उस पर भी हमारी सहमति बन गई कि स्टेट लेवल कमेटी का भाड़ा राइस मिलर को दिया जाएगा। और जो हमारा जो लगभग 4,000 करोड़ रुपया सरकार से हमको लेना है, तो सरकार ने कहा कि हम एक साथ तो नहीं देंगे लेकिन किस्तों में आपको पैसा देंगे और प्रथम किस्त अगले हफ्ते जारी होने के लिए भी सहमति बन गई है और इन सारे मुद्दों को कैबिनेट में ले जाकर के पास कराएंगे। ये आश्वासन हमको मिला है क्योंकि किसानों का धान जमा नहीं हो पा रहा है। और छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी को लेकर इन दिनों काफी राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि पक्ष विपक्ष में धान खरीदी को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश भर में हो रही धान खरीदी के मुद्दे को जमकर उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया किसान विरोधी है। धान खरीदी केंद्रों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से उनका वेतन और मनदे भी नहीं आया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार 3100 रुपए समर्थन मूल्य प्लस केंद्र सरकार का बढ़ा हुआ एमएसपी 117 रुपए जोड़कर किसानों को दे और साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले 10 दिसंबर को विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में हो रहे अन्य नेताओं को लेकर कांग्रेस पार्टी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी कि 3100 रुपए हम समर्थन मूल्य से खरीदेंगे और एक मुश्त 3100 रुपए देंगे। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि 3100 रुपए समर्थन मूल्य कब देंगे आप, बाकी का राशि कब देंगे आप, मैं इस सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं। और 3100 रुपए क्यों? केंद्र सरकार का बढ़ा हुआ 117 रुपए के मान से आपको 3100 प्लस 117 रुपए, बल्कि छत्तीसगढ़ के किसानों को 3217 रुपए के मान से प्रति कुंटल के मान से किसानों को देना चाहिए। जबकि हमारी सरकार 2500 रुपए वादा की थी और समर्थन मूल्य बढ़ने से 2640 रुपए में खरीद सकती है, तो 3217 रुपए क्यों नहीं दे सकती है सरकार? आदरणीय साथियों, और बड़ा एक हम लोग और सोसाइटियों में गए, मैं स्वयं भी गया, चर्चा भी किया वहां कर्मचारियों से। वहां पे ये बात आई कि पिछले साल की सुक्ति का पैसा और कमीशन का पैसा इस सरकार ने आज तक नहीं दिया है। भी कह रहा हूं, मैं भी मध्यम किसान हूं और बड़े तो नहीं, लेकिन आज तक मेरा एक कुंटल धान नहीं मिल पाया, मेरा स्वयं था। और ये स्थिति है लगभग अधिकांश किसानों की कि वो अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। अभी आदरणीय चौबे जी ने बताया, अभी उनका खुद का शासन का वक्तव्य है कि आज लगभग 32 लाख टन धान अभी तक खरीदे किए हैं 160 में से। ये 160 खरीदी कब तक कर पाएंगे जिस गति से खरीदी हो रही है ये? और एक चीज और रह गया था कि 21 क्विंटल घोषणा पत्र में ये लोग दो चीज कहे थे बड़ी प्रमुखता से। एक तो हम 3100 रुपये एक मुश्त भुगतान करेंगे
और दूसरा कहा था कि हम लोग 21 कुंटल खरीदेंगे। कहीं भी 21 कुंटल की खरीदी नहीं है, दावे के साथ कहूंगा। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी ने और आदरणीय धर्मेंद्र भैया जी ने जो कहा, ये दोनों तीनों बातों को सरकार को गौर करना चाहिए। बारदाने की राइस मिलर्स के साथ आपके समझौते के बाद कुछ सोसाइटियों में जाना शुरू हुआ है, लेकिन पर्याप्त बारदाना जाए। पहला राशि आपने कहा था एक मुश्त ग्राम पंचायत में मिलेगा, और उसके आगे भी एक लाइन और कह दिया था आपने, ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी एक मुश्त कब मिलेगा? आखिर ये सरकार की तरफ से जानकारी तो आना चाहिए ना। धान खरीदी शुरू करने के पहले जब कैबिनेट की बैठक होती है तय हो जाता है। पिछले 5 साल में हमने अतिरिक्त राशि जब किसानों को देने का निर्णय किया तो उसमें हमने कहा था राजीव गांधी किसान न्याय योजना देंगे, 4 किस्त में देंगे और किस तारीख को देंगे। अयोध्या की बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे को गिराए हुए आज 32 वर्ष पूरे हो चुके हैं और कोर्ट के आदेश के बाद विवादित स्थल पर श्री राम का मंदिर भी बन चुका है। लेकिन 1992 में हुई इस घटना पर सियासत आज भी जारी है। बाबरी मस्जिद घटना पर बात करते हुए भाजपा के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने विवादित ढांचे के ढाए जाने के अगले दिन यानी 7 दिसंबर को भाजपा शासित प्रदेशों की सरकार और गैर संवैधानिक तौर पर बर्खास्त कर दिया गया। और भाजपा महामंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमेशा संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो चुकी है और आज भी देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। वो भी महत्वपूर्ण है प्रदेश के हिसाब से। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक आरोप लगाया है कि इस प्रदेश के अंदर में अपराध, नशाखोरी, तमाम प्रकार के विषय लगे हैं और एक चिंता उन्होंने जाहिर की है कि आज अपराध, नशाखोरी, तमाम अवांछनीय असामाजिक गतिविधियों को गर्त में धकेलकर आज सरकार के अंदर में इस तरह की चीजें हो रही हैं। उनका चिंता यह है कि राजीव मितान जो है, मितान युवा क्लब जो बनाया था उन्होंने, उसका क्या रहा हो तो आप सबको मालूम है कि राजीव मितान युवा क्लब के माध्यम से जो प्रदेश के युवाओं को जो पैसा मिलना था उन्होंने राजीव नाम के अनुरूप ही युवा मितान क्लब खोला और कांग्रेस, युवक कांग्रेस के जो नेता हैं उनको, हमारे जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं उनका पैसा उनके खातों में ट्रांसफर किया और नाम दिया गया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को देंगे। उसका दुरुपयोग किया गया। प्रदेश की जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसको उन्होंने अपने ही प्रदेश कांग्रेस के जो युवा उनके जो नेता है उनको किया गया। अब उनका ये कहना है, बड़ा आश्चर्यजनक है, इसको जरा समझेंगे कि भूपेश बघेल जी को तकलीफ हो रही है। वो कहते हैं कि राजीव मितान क्लब के युवा खाली हो गए क्योंकि ये स्कीम बंद हो गई है और इसलिए अपराध और नशाखोरी बढ़ रही है। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में अनाज मंडी व्यापारी एसोसिएशन ने गोचाटिया बाबा देवस्थान जैसे रैली निकालकर पुलिस स्थान पहुंचे, जहां पुलिस थाना पहुंचने पर और तहसीलदार राम कन्नौज को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन का वाचन विकास भोत्रा ने किया। इस ज्ञापन में विभिन्न मांगे रखते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अत्याचारों पर कठोर कदम उठाने की अपील की गई। अत्याचार चल रहे हिंदू समाज के ऊपर, हिंदुओं को वहाँ मंदिर जलाए जा रहे हैं, इस्कान मंदिर पे हमला हुआ, इस्कान मंदिर के पुजारियों को बंधक बनाया गया। इस सब घटना के विरोध में संपूर्ण भारत में और संपूर्ण विश्व में जहाँ भी हिंदू समाज विवाद करता है, आक्रोशित है और हम इस घटना की निंदा करते हैं। हमारे यहाँ के व्यापारी वर्ग के द्वारा, व्यापारी समाज के द्वारा, हिंदू समाज के द्वारा आज तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया और मांग की गई देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति जी से कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मामले को उठाएं और यदि आवश्यक हो तो भारत अपनी सेना भेजकर बांग्लादेश को सबक सिखाए। संपूर्ण हिंदू समाज और संपूर्ण भारतवर्ष के लोग हमारे देश की सरकार के साथ है, हिंदू समाज के साथ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार, माँ बहनों के साथ बलात्कार और हिंदुओं के पलायन के विरोध में या भारत सरकार के नाम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन तहसीलदार साहब को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाए और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर की सुरक्षा
प्रदान की जाए। ऐसी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाए। जरूरत पड़े तो भारत सरकार भी सख्त कदम बढ़ाकर बांग्लादेश को मजबूर करे कि वहाँ के हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार यदि बंद नहीं किए गए तो भारत कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहे। और इसी आग्रह का ज्ञापन आज तहसीलदार महोदय को मंडी व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार के विरोध में मंडी बंद का आह्वान और ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपने के लिए सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी अत्याचार बंद हो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हो रहे हैं। तो इसलिए सभी लोग व्यापारियों की छोटी सी अनुरोध पर पधारे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार से ये निवेदन है कि अत्याचार हिंदुओं पर बांग्लादेश में बंद हो। सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले किए जा और राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम पंचायत कड़ग्यो चंद्रावत में ग्राम रोजगार सहायक राजेश डांगी ने खिलाफ ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि राजेश डांगी 15 वर्षों से ग्राम पंचायत कड़ग्या चंद्रावत में रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत है, लेकिन राजेश डांगी की ओर से शासन की जन कल्याणकारी योजना हितग्राहियों को न देकर अपने ही परिचितों को लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी लोगों को वंचित रखा जाता है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। इस संबंध में जनपद सीईओ राजीव मिश्रा ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देने में क्या कह रहे हैं? क्या आएगी जब देंगे ताकि आ गई। अच्छा आ गई आपकी, लेकिन आपको बताया नहीं। बताया नहीं। तो अब क्या कहा अधिकारी लोग? क्या अधिकारी सब दूर हमने शिकायत कर दी, कोई ने सुना ही नहीं। तो अभी तक अपने को आवास नहीं मिल पाया। आगे क्या करेंगे आप? आगे अब और कहाँ पे शिकायत करने का विचार है क्या? अब देखो साथ वाले कहाँ जाते हैं। मेरे को कोई सूझी नहीं पड़ती है। मेरा भाई करता है, उसने सब जानकारी ली। जब मेरे को मालूम पड़ी। अच्छा पहले आपको जानकारी मिली आपका आवास? लिए आए थे हम। हमारे पंचायत में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जिसे कौन सी पंचायत में? कड़ग्या चंद्रावत पंचायत। अच्छा जिसे किसी का मकान 2016, 17, 22, 21 में जो मकान है ये उनके दो पात्र उसके लोग रहते हैं। उनके जो अनपात्र वाले हैं उनके लोग उनका तो मकान बन दे रहे हैं। वो ये अपात्र बता क्या हुआ। पात्र वालों का मकान छोड़ रहे हैं। वो जिनका नाम आ गया उनको बता नहीं रहे हैं कि तुम्हारा मकान आया कि नहीं आया। जब मैंने आगे जानकारी ली, जब पर्चे निकला, जब देखा मैंने इनका नाम ऑलरेडी पहले से है 16, 17, 21, 22 से, तो इनको नहीं बताया। जब पूछा गया तो इनके वो सूची में से डिलीट हो गया और उसी टाइम के अपात्र वाले का बन चुका है। जो ये बात पे जिसके बाद जो मनरेगा का है, मनरेगा का जो मास्टर वगैरह है वो क्या है कि फर्जी तरीके जो 100 व्यक्ति का नाम चल रहा है तो वो 200 व्यक्ति उनको 100 उनके मिला के ऐसे उनके 150 व्यक्ति का नाम चल रहा है फर्जी तरीके से। जो काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उसके माध्यम से पैसे फर्जी तरीके से राशि निकाल रहे हैं। अभी आवेदन यार मैं फील्ड में था तो आवेदन तो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन रोजगार सहायक की लगातार शिकायतें आ रही हैं कड़ग्या चंद्रावत से। तो उसमें हमारी कुछ जांचें हुई थी, लेकिन शायद वो जांच से संतुष्ट नहीं है। हम उसकी दोबारा जांच कराएंगे, टीम बना के जिस तरह से जांच कराएंगे और जो भी उसमें होगा तथ्य निकल के आएंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अमरवाड़ा नगर के समीपस्थ ग्राम मरकावटा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के आईटी और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र छात्राओं को नर्मदा आईटीआई का औद्योगिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरकावड़ा के प्राचार्य आहके के मार्गदर्शन और निर्देशन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की ट्रेनर रेतु भगत और आईटी ट्रेड के ट्रेनर अंकित साहू के द्वारा अमरवाड़ा नर्मदा आईटीआई में पहुंचकर बारीकी के साथ सभी इलेक्ट्रीशियन की जानकारी दी गई। साथ ही संचालित होने वाले कई ट्रेडों के बारे में भी संस्था प्रमुख अनुज विश्वकर्मा ने सभी विद्यार्थियों को जानकारी दी। इस मौके पर सभी विद्यार्थी मौजूद रहे। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान हम होंगे कामयाब के अंतर्गत साइबर सेल एसजेपीयू शाखा की टीम ने संयुक्त रूप से विद्यालय छात्र छात्राओं को जागरूक किया। साइबर सेल टीम ने बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आमजनों के बीच जाकर साइबर अपराधों से बचने के उपायों से अवगत कराकर पंपलेटों का वितरण किया और छात्र छात्राओं से जागरूकता लाने के लिए यातायात पुलिस की ओर से मिशन स्कूल दमोह यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया।
पुलिस महानिरीक्षक महोदय की वजह से ये एक प्रयास शुरू हुआ है, जो उन्होंने अपनी वीसी में ये निर्देश दिए थे कि साइबर के संबंध में जितना कार्य जो है वो अपराध होने के बाद पुलिस का है, उतना ही कार्य जो है वो जागरूकता फैलाने का भी है, ताकि अपराध जो है उनको पहले ही रोका जा सके। तो इस संबंध में दमोह में हमने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी साइबर की टीमें जो है वो और साइबर की जो दक्ष हमारे वो हैं पुलिसकर्मी हैं, उनकी सहायता से स्कूलों में और तमाम पब्लिक प्लेसेस पर साइबर की जागरूकता के लिए यह अभियान शुरू किया है, जिसको भी हम निरंतर आगे जारी रखेंगे। इसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जिन पर लगातार जो है वो दबाव और एम्फेसिस दिया जा रहा है। पहली चीज ये है कि जो यंग एज के लड़के बच्चे लड़कियां हैं, स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, उनको इस विषय में बताया जाए, ताकि वो अपने परिवार के जो उनके बुजुर्ग हैं और जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बता पाएं। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम यंग एज को इस चीज के लिए ट्रेन करेंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस होते हैं, उनको चीजें जल्दी समझ में आती हैं। चमक आती है और इंसिडेंट होने की संभावना जो रहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।